हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज के नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले जो चैप्टर नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर 11 है, यानी कि लेक्चर नंबर कौन सा है आपका? लेक्चर नंबर 11 है। इसमें लेक्चर नंबर 10 में जो हम लोग पढ़े थे कि जो बॉन्डिंग क्या होती है वॉल की, यानी कि दीवार की जो चिनाई होती है उसमें चाल क्या होता है, इसके बारे में टोटल पढ़ चुका था। यानी फ्लेमिश बॉन्ड क्या होती है, इंग्लिश बॉन्ड क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फ्लेमिश और इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, तो इसके पहले तक का यानी 1 से लेकर 10 तक का लेक्चर जो भी लोग नहीं देखे हुए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, और इसका जो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी चैप्टर है कि पूछता है हमेशा कि मसाला क्या होता है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूपी के एग्जाम में आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। ठीक है, तो इसको इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए तो जानते हैं क्या आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मोटार यानी कि मसाला क्या होता है। तो आपको मसाला के नाम से ही पता होगा कि इसमें क्या होता है कि चिनाई में प्रयुक्त होता है, और ये ईंट या पत्थर की चिनाई में जो प्रयुक्त होता है इसमें कौन कौन क्या क्या होती है। मोटार में आपका सीमेंट होगा, आपका इसमें क्या होगा, सीमेंट होगा एंड सैंड होगा। सैंड यानी कि बालू होगा। ठीक है, सीमेंट होगा एंड सैंड, इन दोनों का क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर हम चिनाई करते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर हम किस रेशियो में हम मिलाते हैं उस, और उसके बाद उसमें पानी मिलाकर हम मसाला बना देते हैं। क्लियर, तो कहाँ पर हम कौन सा रेशियो अपनाते हैं इसकी भी बात हम करेंगे। ठीक है, चिनाई में। क्लियर, चलिए चिनाई में प्रयुक्त ईंट या पत्थरों को एक दूसरे से परस्पर बंधने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे हम मसाला बोलते हैं। तो यानी कि चिनाई में जब ईंट जो होते हैं एक दूसरे से बांधने के लिए, तो ईंट की जब हम चिनाई करते हैं तो उसमें बीच में क्या है, मोटार लाइक फीलिंग होता है, यानी कि मसाला, जिससे उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, ईंट जो है एक दूसरे से क्या होता है, बंध जाता है, जिसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मसाला बोलते हैं, यानी कि मोटार बोलते हैं। क्लियर, दीवार को मजबूती, गुणवत्ता व सामर्थ्य ईंट पत्थर के साथ साथ प्रयोग किए जाने वाले मसाले पर निर्भर करता है। तो जो भी मसाला आपका प्रयोग होगा उस जो दीवार की जो सामर्थ्य होगी वो मसाले पर डिपेंड करेगा कि किस रेशियो का मसाला हम यूज किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए बेसिकली जो आप चिनाई में उपयोग करते हैं, चिनाई में कौन कौन से रेशियो का उपयोग करते हैं मसाले के लिए। तो जैसे मान लीजिए आप अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं चिनाई का जो रेशियो होता है 1:4 का, 1:4 का मतलब यहाँ पर एक बैग सीमेंट हो, अगर एक बैग सीमेंट होगा, एक बैग सीमेंट होगा तो यहाँ 4 बैग आपका क्या हो जाएगा, सैंड होगा, यानी कि बालू होगा। ठीक है, 1:4 का भी होता है, 1:5 का भी होता है, और 1:6 का भी होता है। ठीक है, तो गांव में वो में देखते होंगे कि जो ज़्यादातर उपयोग करते हैं रेशियो 1:6 का उपयोग करते हैं, वो किस पे, अपने लागत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो घर बनवा रहे हैं उसका लागत, मतलब किस हिसाब से आप अपना लागत लगा रहे हैं। तो 1:6 का गांव में ज़्यादातर उपयोग करते हैं। आप 1:4 का भी उपयोग कर सकते हैं, 1:5 का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों का जैसा, जिसका जैसा बजट होता है उस हिसाब से आप क्या उपयोग करते हैं। ठीक है, इन रेशियो का उपयोग करते हैं। तो ईंट चिनाई में 1:4, 1:5 और 1:6 का भी उपयोग होता है। तो जिनका पैसे के हिसाब से अपना बजट तैयार करते हैं उस हिसाब से अपना मोटार लगवाते हैं। क्लियर, अब इसमें मोटार में कौन कौन से घटक होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इंग्रेडिएंट ऑफ मोटार, तो मोटार में आपको कौन कौन से घटक होते हैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो मसाला में क्या उपयोग होता है। पहली जो आपका होता है सीमेंट होता है, दूसरा आपका होता है सैंड होता है, और तीसरा जो आपका होता है वाटर होता है। ये 3 चीज़ होती है, यानी कि आपका सीमेंट हो गया, बालू हो गया एंड पानी हो गया। क्लियर, क्लियर है, जस्ट 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया सीमेंट, सैंड एंड मोटार, यानी कि यहाँ सैंड ये महीन मिलावे के अंतर्गत आएगा जो आपका फाइन एग्रीगेट होता है। क्लियर, तो ये आपका बाइंडिंग पदार्थ हो गया जिसको हम सीमेंट यहाँ पर उपयोग होता है चिनाई में। तो बाइंडिंग पदार्थ कई होते हैं, अभी इसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, जब इसका अलग से एक एक ठीक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं बाइंडिंग मटेरियल के रूप में कौन कौन सा पदार्थ हम उपयोग करते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल को रूप में आप कौन सा, चूना उपयोग करते हैं एंड सीमेंट उपयोग करते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल क्या है, चूना भी बाइंडिंग मटेरियल है, यानी बंधक पदार्थ है, और सीमेंट भी है। क्लियर, चलिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जिनको भी नोट्स लेना, नोट्स का प्राइम मेंबरशिप, ये पूरा लेक्चर का मतलब नोट्स चैप्टर नंबर 1 से जितना भी पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल 3rd सेमेस्टर की जो भी मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है,
उनका नोट्स आपको लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 96 21 64 11 73। तो ये आपको 149 के प्राइम मेंबरशिप पे आपको मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अब बाइंडिंग मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, चूना आ जाएगा, आपका चूना आ जाएगा यानी कि लाइम आ जाएगा और सीमेंट आ जाएगा। ठीक है। अब चूना क्या है, चूनेदार पदार्थ है। चूना पत्थर को भट्टियों में जलाकर चूना प्राप्त किया जाता है। तो चूनेदार जो पदार्थ होते हैं यानी कि चूना जो पत्थर होता है उसको जलाकर भट्टियों में जलाकर इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर। BIS के अनुसार श्रेणी ए तथा श्रेणी बी के चूनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो BIS जो कोड होता है उसके अनुसार क्या है कि जो चूना का ग्रेडिंग होता है श्रेणी ए ग्रेड और बी ग्रेड, इन्हीं का उपयोग किया जाता है। क्लियर। और सीमेंट की बात करें तो सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट में आपका चूनामय पदार्थ यानी 65% क्या होती है, चूनामय पदार्थ होता है यानी चूना पत्थर एंड 35% मृतिका होती है। इन्हीं को मिलाकर क्या करता है, सीमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है। तो सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट में 65% आपका क्या होता है, चूना में पदार्थ होता है एंड 35% आपकी मृतिका में पदार्थ होता है। इन्हीं से मिलाकर आपका निष्पादन द्वारा सीमेंट तैयार किया जाता है। चूने के कारण बंधक गुड़ आ जाते हैं। तो इसमें चूना भी मिला रहता है। ठीक है। क्योंकि इसमें चूनेदार जो चूना पत्थर होता है 65% इसमें सीमेंट में होता है। तो इसके कारण इसमें बाइंडिंग का गुड़ आ जाता है यानी कि बंधक का गुड़ आ जाता है। क्लियर। ये था आपका पूरा टॉपिक मतलब बाइंडिंग मटेरियल। अब दूसरा आता है मिलावा यानी अपमिश्रण। तो मिलावे का कार्य क्या है आपका, जो मिलावा जो मोटार जो हम सैंड यूज करते हैं इसका कार्य क्या है। अगर हम सैंड ना यूज करें मसाले में तो उसका देखिए, सैंड अगर नहीं यूज करते हैं तो उसका पहली बात सबसे बड़ा इफेक्ट आपका लागत अधिक आ जाएगा और वहाँ क्वांटिटी वॉल्यूम आपको बढ़ाना है, मसाले की मात्रा आपको बढ़ाना है तो उसमें सैंड का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है। इसका कार्य मसाले को सिकुड़ने, फटने, दरारें पड़ने से रोकना होता है। तो जो हम अब जो सैंड मिलाते हैं यानी एडमिक्सर जो मिलाते हैं उसका कार्य क्या होता है, मसाले को सिकुड़ने नहीं देता है, फटने नहीं देता है और दरारें पड़ने से रोकता है तथा आयतन को बढ़ाना होता है। क्लियर। तो बालू मिल जाता है जैसे 1:4 का आप चिनाई कर रहे हैं तो 1 बैग सीमेंट उसके बाद 4 बैग आपका सैंड लगेगा। 4 बैग मतलब बालू। तो यहाँ क्या है, मसाले का आयतन बढ़ गया, यहाँ 4 बैग हो जा रहा है सीधे। क्लियर। तो इसका आयतन भी बढ़ जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पानी की बात कर लें तो पानी वाटर यानी तीसरा जो आपका मटेरियल मसाले में उपयोग होता है वो होता है आपका पानी। चूँकि बंधक पदार्थ एवं उसमें मिलाए जाने वाले, ये वो कर लीजिएगा। ठीक है। बंधक पदार्थ एवं उसमें मिलाए जाने वाले मिलावे चूड़ के रूप में होते हैं। तो देखिए ये सूखे फॉर्म में होते हैं यानी कि ये ड्राई फॉर्म में होते हैं। एक दूसरे से आपस में बंधने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो एक दूसरे के जब आपस में देखिए बंधक व बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट एंड बालू ये ड्राई फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे से अच्छे तरह से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। तो इसमें वाटर जब मिल जाएगा तो ये सुगढ़ पेस्ट बन जाते हैं। ठीक है। तो ये अच्छे से बाइंडिंग इसकी हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मसाला का कार्य क्या होता है। मसाला जान चुके हैं मसाला होता क्या है यानी मोटार होता क्या है, उसमें कौन कौन से आपको इंग्रेडिएंट होते हैं इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं और इसका वर्क क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं। क्वेश्चन जो पूछता है आपका पूछेगा मसाला क्या होता है, इसके बारे में मसाला क्या है और इसके कार्य बताइए। क्वेश्चन एक कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि मसाला क्या होता है यानी मोटार क्या है और इसके कार्य बताइए। क्लियर। चलिए तो इसके हम कार्य देखते हैं, इसकी वर्क क्या है। इसका कार्य ईंट और पत्थर को एक दूसरे से बांधना होता है। तो पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि इसका जो कार्य होता है एक दूसरे को यानी ईंट या पत्थर का जब भी जिसका भी चिनाई करते हैं उसका एक दूसरे से बांधना होता है यानी बाइंडिंग होता है। ठीक है। दूसरा दीवारों पर प्लास्टर या टीप करने के लिए, तो दीवार पे आप प्लास्टर भी देखते हो फिनिशिंग वर्क करने के लिए। ठीक है। थर्ड जो आपका है चिनाई के विभिन्न परतों को समान तल प्रदान करने के लिए। तो जो चिनाई है अगर आप देखते हैं उसको प्लास्टर नहीं किया रहता है तो चिनाई का सरफेस कैसा रहता है, ऊबड़ खाबड़ रहता है। ठीक है। उसमें दरारें बने रहते हैं तो उसको एक समान तल करने के लिए भी आप मसाला उपयोग कर सकते हैं। क्लियर। तीसरा और ये है ईंट पत्थरों के बीच मौजूद खाली जगहों को भरने एवं जलसा बनाने के लिए। तो ईंट और यानी ईंट का अगर चिनाई करते हैं तो उसमें खाली कुछ गैप बन जाता है। ठीक है। तो उस गैप को भरने के लिए भी मसाला का उपयोग करते हैं। जलसा बनाने के लिए मतलब अगर गैप रहेगा तो आपको अगर मसाला भर देते हैं तो वाटर क्या है यानी कि जल एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। वाटर का वो रेजिस्टेंस करेगा। क्लियर।
चौथा है चिनाई को सुंदर दिखने में, तो आपको मसाला लगा देने से चिनाई सुंदर भी दिखती है। और पांचवा इसका वर्क जो है चिनाई को सामर्थ्य प्रदान करने में, तो ये इम्पोर्टेंट है कि पूरा ये जितना है इसका कार्य, इसको 5 या 6 कार्य हैं, तो इनको सभी को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चिनाई को सामर्थ्य भी प्रदान करना। छठवां जो आपका कार्य है दीवार को वातावरणीय प्रभाव से बचाने के लिए, तो जो आपका वाल होता है उस पर अगर हम प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है, तो उसके क्या प्लास्टर करने से आपका दीवार क्या है जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए ज़्यादा बारिश हो गया, धूप हो गया, इस तरह से आपका वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए आपको क्या आपका मसाला जो है इसका बचाता है इसको वायुमंडलीय प्रभाव से। क्लियर। चलिए अब मसाले के गुण क्या है इसके बारे में जान लीजिए। मसाला हो गया, मसाले की कार हो गया, और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानिए, इसके मसाले में क्या क्या गुण होते हैं, एक अच्छे मसाले के क्या गुण होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक अच्छे मसाले के निम्न गुण होने चाहिए, इसको जान लीजिए कौन कौन सा गुण होना चाहिए। पहला आपका जो गुण है, इसे शीघ्र जमकर कठोर हो जाना चाहिए। तो जो मसाला आप उपयोग कर रहे हैं, जो उसका सेटिंग टाइम है, मसाले का जो सेटिंग टाइम है, एक आपका 2 प्रकार की सेटिंग टाइम होती है, आप लोग पढ़े भी होंगे। एक प्रीमिलियरी होते हैं यानी कि प्राथमिक सेटिंग टाइम, और एक अंतिम होती है। 2 प्रकार के पढ़े हैं सेटिंग टाइम यानी जमाव काल। तो प्रारंभिक जमाव काल, पहले आप लोग क्या पढ़े हैं, प्रारंभिक जमाव काल, दूसरा क्या है अंतिम जमाव काल, यही पढ़े हैं ना आप लोग। तो प्रारंभिक जमाव काल कितना होता है 30 मिनट, ठीक है, और अंतिम जमाव काल कितना होता है, अंतिम यानी कि 10 घंटा यानी कि 10 आवर। तो इसका क्या हो कि इसका ये टाइम को देखिए, ठीक है, मतलब शीघ्र जम जाए। प्रारंभिक जमाव का जो 30 मिनट है वो 30 मिनट में आपका जमकर कठोर हो जाए, मतलब फिर दोबारा उपयोग न होने लायक ना रहे, ठीक है, तो जल्दी से जम जाना चाहिए। दूसरा कार्य क्या है कि वर्केबिलिटी यानी सुघट्ट होना चाहिए, सुकार एवं सुघट्ट होना चाहिए, यानी कि मसाला जो है अगर आप पेस्ट बना रहे हैं उसका, तो क्या हो सुकार हो, आसानी से उसका चिनाई की जा सकते हैं। तीसरा इसे मजबूत टिकाऊ एवं जलसा होना चाहिए, तो मसाला जो है आपका मजबूत होना चाहिए और इसका क्या है टिकाऊ भी होना चाहिए, एंड वाटर का रेजिस्टेंस करे यानी कि पानी एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। चौथा जो है इसे ऐसा होना चाहिए कि इसमें प्रयुक्त अन्य पदार्थ इसके गुणों को प्रभावित न करें, यानी कि मसाला ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अन्य जो पदार्थ है, जैसे मान लीजिए मसाला लगा दिए तो ईंट में जो पदार्थ है उससे क्या है मसाले को कोई भी इफेक्ट ना पड़े। क्लियर। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मसाला का उपयोग कर दिए और वो वायुमंडलीय प्रभाव से इफेक्टिव होकर वो मसाला क्या क्षरण हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर। इसकी सामर्थ्य संपीड़न तनन एवं बॉन्डिंग पर्याप्त होनी चाहिए, तो जो मसाले का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि पर्याप्त होनी चाहिए। क्लियर। चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब इसी मसाले मोटार में जो टॉपिक है मसाले के प्रकार के बारे में बात करेंगे, यानी कि मसाले में क्या 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 प्रयोग होता है बाइंडिंग मटेरियल के रूप में। एक तो आपका लाइम हो रहा था, एक आपका लाइम था, दूसरा आपका सीमेंट था, यही था। लेकिन मसाला कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा भी हुआ है पिछली बार, ठीक है। तो मसाला का टाइप क्या है, पहला जो आप लोग टाइप पढ़े होंगे, आप लोग बेसिकली जानते भी होंगे कि सीमेंट मिट्टी गारा मसाला एक गांव में पहले पहले प्रयोग किया जाता था, यानी कि जिसको बोलते हैं सब गारा मसाला, ठीक है। यानी कि मिट्टी को क्या है आपस में अच्छे से मतलब कंपैक्ट करके और पानी मिलाकर उसको क्या है मसाला का उपयोग करते थे मिट्टी को, ठीक है। दूसरा आपका सीमेंट बालू जो बेसिकली अभी इस टाइम उपयोग हो रहा है, यानी कि सीमेंट और बालू का रेशियो, उसको सीमेंट बालू मसाला बोलते हैं। सीमेंट चूना बालू मसाला, मतलब इसमें क्या है, इसमें सीमेंट भी है, इसमें सीमेंट है, चूना है, एंड इसका क्या है बालू है। इस मसाले का भी उपयोग होता है सीमेंट चूना और बालू। चौथा जो है चूना सुर्खी मसाला, तो ये चूना सुर्खी जो मसाला है बहुत कम इसमें हो रहा है उपयोग, ज़्यादातर आपका सीमेंट बालू मसाला उपयोग हो रहा है, गारा वाला भी मसाला यूज होना बंद हो गया है, ठीक है। चूना बालू सुर्खी, इसमें चूना बालू और सुर्खी मसाला होता है, ये भी एक प्रकार की आपका क्या है मसाला है, ठीक है। तो इन 4 यानी 5 टाइप के मसाले होते हैं, इसको आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका जो अगला टॉपिक है, देखिए स्कॉप फोल्डिंग यानी कि मचान क्या होती है इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, फिगर भी बनाने को देता है, बट अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्कॉप फोल्डिंग क्या होती है यानी कि मचान क्या होता है।
चलिए, तो इसको फोल्डिंग आपको मचान ये होता है कि मतलब जब आपका क्या है चिनाई वर्क कर रहा है, जैसे मान लीजिए ब्रिक वर्क आप वाल की चिनाई कर रहे हैं दीवार की। अब चिनाई करते करते आप जाए मतलब वहाँ ग्राउंड लेवल पे आप चिनाई कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, और चिनाई करते करते मान लीजिए 1.5 मीटर ऊपर तक आ गए, तो उसके ऊपर नीचे से उतना उसके ऊपर कैसे करेंगे चिनाई? आपको तो 3 मीटर 3 या 3.5 मीटर आपको क्या ऊपर तक चिनाई करना है। और आप आ गए मान लीजिए 5 मीटर 5 फीट तक आपको चिनाई करते, नीचे से तो 5 फीट मिला तो वहाँ तक चिनाई कर दी, फिर उसके ऊपर का जो वाल है आपको चिनाई जो करना है उसको कैसे चिनाई करने के, नीचे से आपको मिलेगा नहीं ऊपर चिनाई करने के, तो इसके लिए क्या होता है एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं, यानी इस एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है ग्राउंड लेवल से ऊपर, और उस पर मतलब खड़ा होकर फिर उसके उसके ऊपर की चिनाई करते हैं, तो उसी को बोलते हैं मचान या स्कॉप फोल्डिंग। आपको फिगर से दिखा दें अगर, देखिए इसको देखिए आपको मचान है आपका क्या है कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए प्लास्टरिंग वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर ये नीचे से यहाँ ग्राउंड लेवल से यहाँ तक तो किए, ग्राउंड लेवल से तो यहाँ तक आपका चिनाई हुआ, और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से ऊपर मतलब मिस्त्री जो मेसन जो होते हैं वो नहीं कर पाएंगे चिनाई, यहाँ तक किए। उसके बाद क्या हुआ कि जस्ट 1 मिनट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इतना हुआ, उसके बाद ऊपर यहाँ पर देखिए मचान बना हुआ है, नीचे इसके क्या है सपोर्ट लगे हैं पड़े, जो ये दो प्रकार की सपोर्ट लगती है, एक तो लकड़ी का लगता है, ठीक है, एक लकड़ी लगता है, और ये क्या है स्टील का सेक्शन उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, इस पर क्या है फिर इस पर खड़ा होकर ऊपर की कार्य किया जाता है, ठीक है। गाँव में भी आप लोग बेसिकली देखते होंगे जो बांस की बल्ली होती है उससे आपको बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया मचान स्कॉम्प फोल्डिंग क्या होती है। अब यहाँ मचान की बात करें अगर हम, तो चिनाई अब यहाँ पर देखिए मचान क्या होता है, चिनाई या निर्माण कार्य को एक निश्चित ऊंचाई यानी कि 1.5 मीटर तक जमीन पर खड़ा होकर कार्य किया जा सकता है, यानी कि आप 1.5 मीटर जमीन पर कार्य करके खड़ा नीचे से कर सकते हो उसको, परंतु इस ऊंचाई से ऊपर जमीन पर खड़ा होकर कार्य करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि नीचे ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर तक कार्य कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्य करना क्या होता है मुश्किल होता है। दीवार की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बढ़ाने के लिए बांस बल्लियां पटरों या रस्सियों आदि का प्रयोग करके जमीन की सहायता से सहायता से जमीन के कुछ ऊपर जो अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाई जाती है उसी को हम बोलते हैं मचान बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जमीन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म बनाए अभी आपको फिगर से भी दिखाएं उसी को बोलते हैं इसका फोल्डिंग यानी कि मचान बोलते हैं, ठीक है। और उस पे मचान पे जो होता है आपका जो आपका बांस और बल्ली लगाकर आपको मचान बनाई जाती है रस्सी से बांधकर, वो क्या अच्छे से बनाया जाता है क्योंकि उस पर आसानी से खड़ा होकर, और मटेरियल भी इसी पर कलेक्ट किया जाता है, यानी जो भी आपका ईंट मतलब ईंट हो गया और मसाला हो गया और लेबर भी उस पर एक दो रहते हैं और फिर मिस्त्री भी रहते हैं, तो उसके ऊपर कार्य होता है, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म होता है इस काफ़ी मजबूत, ठीक है, ताकि इसमें कोई भी डर ना हो, क्लियर। और जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता है उसको उसी तरह हम मचान ऊपर भी कर लेते हैं, और जितने भी और मचान पे क्या होता है एक साथ बहुत ज़्यादा मतलब मटेरियल इस पर नहीं रख देना चाहिए, जितना मतलब उपयोग हो धीरे धीरे इस पर रखना चाहिए, जितना काम फिनिश हो जाए उसी हिसाब से मटेरियल इस पर रखना चाहिए, नहीं तो अधिक लोडिंग हो जाएगा तो ये क्या है मचान पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसका गड़बड़ हो जाएगा और इसमें गिरने का डर रहता है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अब इसका एक और टॉपिक है आपका, है एक टॉपिक और है टिकबंदी, यानी कि सोअरिंग क्या होता है। सोअरिंग क्या होता है यानी कि टिकबंदी, आपको टिक से नाम से ही पता चलता है, टिक मीन्स सपोर्ट, या टिक मीन्स आपका हो गया सपोर्ट, यानी टिकबंदी क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई आपके गांव में या घर में जैसे कोई भी मान लीजिए चाहे दीवार हो या पेंट रहता है तो क्या एक तरफ झुक जाता है, मतलब गिरने लायक हो जाता है, एक तरफ झुक जाता है, तो इसमें क्या करते हैं साइड से क्या हम एक टिक लगा देते हैं, मतलब एक बांस की बल्ली होती है उससे टिक लगाते हैं, उसी को बोलते हैं टिकबंदी बोलते हैं, क्लियर, आई बात समझ में। चलिए इसको अभी देख लीजिएगा फिगर से, संरचना के किसी हिस्से में किए जाने वाले परिवर्तनों या संरचना के किसी असुरक्षित भाग को सहारा देने के लिए जो अस्थायी व्यवस्था बनाई जाती है उसी को हम टेकबंदी कहते हैं, क्लियर। तो जो संरचना कोई असुरक्षित है मान लीजिए गिरने की स्थिति पे आ गई है तो उसको क्या है एक सहारा देना ही उसको हम टेकबंदी बोलते हैं। जब किसी
जब किसी कारण से भवन की दीवारों में दरार पड़ जाते हैं तो संरचना के गिरने का भय रहता है। तो किसी भी कारणवश से भवन में जब हम क्रैकिंग आ जाती है तो वो गिरने का भय रहता है। उस समय टिकबंदी करके भवन को अस्थायी तौर पर गिरने से बचाया जा सकता है। तो उसको टिकबंदी करके, टिकबंदी क्या है, अस्थायी है, मतलब ये अस्थायी मेथड है। ठीक है। जब भवन की संरचना में कोई परिवर्तन करना हो तो भी टिकबंदी किया जा सकता है कि अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो वहाँ भी आपको टिकबंदी कर सकते हैं। क्लियर। तो टिकबंदी करने के लिए लकड़ी की धरम, कड़ियाँ, इस्पात की विभिन्न खंडों का प्रयोग किया जा सकता है। टिकबंदी में आपको क्या है, आप लकड़ी का टिकबंदी कर सकते हैं, जैसे बेसिकली गांव में बांस का उपयोग किया जाता है। बांस के थोक या बल्ली जो होते हैं उसका उपयोग करता है। और स्टील के सेक्शन भी आते हैं, ट्यूबुलर सेक्शन जिसको बोलते हैं, इस टाइप के होते हैं कुछ आपका, कुछ यू होते हैं ट्यूबुलर सेक्शन। क्लियर। तो दोनों साइड में आपका होते हैं इस तरह से, तो इसका इस तरह का उपयोग भी करते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है फार्म वर्क पढ़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेटरिंग और शटरिंग। सेंटरिंग और शटरिंग में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर। इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। एक क्लिप पे आएगा 5 मिनट का, उसमें आपको रहेगा, तो इस लेक्चर को जरूर देखिए कि बहुत लोग इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, कोई भी पूछ लेगा कि शटरिंग क्या होता है और सेंटरिंग क्या होता है, इसके बारे में बताइए। क्लियर। तो कल के लेक्चर में इसको कवर किया जाएगा और कल ये लेक्चर पूरा फिनिश हो जाएगा इस वीडियो के बाद। क्लियर। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास। ठीक है। बाकी और कोई भी डाउट हो तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें जिनको भी नोट्स लेना है, 9621641173। क्लियर। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अनदर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।